एक इन्होंने किताब लिखी थी, वो 17 दिन, क्या जो गढ़वाल में क्या नाम है इस किताब का, वो 17 दिन इन्होंने लिखी थी, जो टनल में वहाँ उत्तराखंड में लोग फंस गए थे और किस तरह से प्रधानमंत्री के निरीक्षण में और मुख्यमंत्री के वहाँ डट के बैठ जाने से उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। उस इनकी पुस्तक का विमोचन वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने किया था। और आज फिर कुछ ही माह के अंदर इन्होंने 2 और पुस्तकें हमारे समक्ष रखी हैं। अब मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैंने बिना पढ़े तो मैं बोलती नहीं, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई 2 बड़े विषय हैं, आप क्या चाहते हैं मैं किस पे बोलूँ? तो इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण पे बोलिए। और मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि अगर महिला होकर मैं महिलाओं की आवाज़ ना बुलंद कर पाई तो फिर क्या किया, इसलिए उसके लिए बोलना मेरे लिए भी एक सौभाग्य का विषय। परंतु जैसे कि अभी नरेश रावल जी ने, रामोएबा जी ने फॉरेन पॉलिसी का एक्सपोजिशन किया, यकीनन हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसको तो उन्होंने अंगसात किया ही, लेकिन प्रधानमंत्री का नेशन फर्स्ट, लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट और पूरा विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने एक संदेश दिया, वास्तव में वो बहुत बड़ा है। जैसे उन्होंने बताया ज़ेलेंस्की और पुतिन के बारे में, कौन नेता ऐसा होगा इतना पावरफुल, अपने आप को ट्रम्प मानते हैं, शोर मचा रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम ये करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर देखिए तो ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों उनके कब्जे में नहीं आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक फोन किया कि भाई वहां पर निर्दोष लोग फंसे हैं, आप लोग 1 दिन के लिए युद्ध विराम कर दीजिए, और दोनों ने युद्ध विराम कर दिया। ये होती है डिप्लोमेसी। इस डिप्लोमेसी की दाद की पूरे विश्व ने, और वहां से हमने सिर्फ भारतवासियों को नहीं निकाला, हमने पाकिस्तान के और अन्य देशों के भी बच्चों को वहां से बाहर निकालने का काम किया। अभी बिम्स्टेक खत्म हुआ है, वहां हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने झंडे गाड़े, किस तरह से नेतृत्व वो इस पूरे बिम्स्टेक का कर रहे हैं। और G20 में तो हमने देख ही लिया पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह प्रस्तुत किया, और नवीनता उन्होंने साउथ अफ्रीका की आवाज को बुलंद करके 40 नेशंस को उन्होंने G20 के अंदर प्रवेश दिलाने का काम किया, भारत की बात को आगे रखा, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए आह्वान कर दिया विश्व को। उन्होंने कहा विमेन सेंट्रिक नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट होगा, अब महिलाएं ही प्रगति का आगाज करेंगी, उसका नेतृत्व करेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, आप खुद ही सोचिए लिंगपात में कितना अंतर आ गया। वही हरियाणा, वही महाराष्ट्र जो कि आर्थिक रूप से संपन्न, सबसे संपन्न प्रदेश माने जाते हैं, अगर वहां पर आप लिंग अनुपात देखिए तो जब 2014 के पहले लिंग अनुपात बहुत ही पुअर था, सेक्स रेशियो क्या था, 1000 पुरुषों पे 800 कुछ लड़कियां, इस तरह का लिंगपात। और तब जब मोदी जी ने कहा तो आज अगर कोई सबसे अच्छा कर रहा है तो हरियाणा कर रहा है, हरियाणा में बेटी और बेटे का अनुपात लगभग बराबर हो गया। क्यों हुआ? देखो कहते हैं ना कि ये एक पॉलिटिकल विल की बात होती है। अगर राजनीतिक इच्छा है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र हैं और जनतंत्र में पावर एमिनेट्स फ्रॉम द टॉप, वो पावर ऊपर से चलती है। अगर राष्ट्र का मुखिया मान लेगा कि ऐसा होना है, अगर द्रौपदी मुर्मू को अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनना है तो बनेगी, अगर वो कहेंगे हाउस की अगर स्पीकर महिला बननी है तो बनेगी, और अगर 7 बार विश्व रिकॉर्ड हो गया, 7 बार अगर कोई देश का फाइनेंशियल बिल रखेगा तो महिला होगी, ये कोई नहीं कर सकता। खुद सोचो, जहाँ समझा जाता था वी आर एन एशियाटिक कंट्री, हम एशियाई लोग हैं, और एशिया में परिवार की परंपरा के साथ साथ पुरुष प्रधान समाज है, और ये पुरुष प्रधान समाज महिला को इस योग्य नहीं समझता कि वो निर्णय ले सकेगी। आज भी करोड़ों घर हैं जब महिला से पूछा ही नहीं जाता, निर्णय हो जाते हैं, उनको सिर्फ सूचित किया जाता है। लेकिन ऐसी बॉडीज में जहाँ निर्णय होता है, इतना बड़ा कोविड आया, सारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, लेकिन हमारी महिला फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हिली, संभाला, खूबसूरती से संभाला। और ये जो फिर आया है, जो फिर आ रहा है इनका ये जो टैरिफ का वॉर, भारत उसमें से ऐसे निकलेगा कि सबसे ज्यादा लाभ भारत को होगा। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, वो तो कहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी, हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए। पहले जब कोविड आया तो क्या किया, बनाकर वैक्सीन पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब ये टैरिफ आया है तो भारत को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर दुनिया को चौंकाने वाले हैं, ऐसा मुझको विश्वास है।